एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था संवेगों के शरीर क्रियात्मक आधार। जो भी इमोशन हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसमें शरीर क्या रोल निभाता है, उसकी बात की थी। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक आधार। मतलब संज्ञान मतलब क्या होता है? हमारा प्रत्यक्षण, स्मृतियाँ एवं व्याख्याएँ। ठीक है, अगर आम है, आपको मालूम है कि आम मीठा होगा, ये उसकी व्याख्या है। ठीक है, करेला है, कड़वा होगा। स्मृतियाँ क्या है? आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया, किसी ने धोखा दिया, तो एक स्मृति बन गई कि अच्छा उसने मेरे साथ धोखा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था। प्रत्यक्षण, परसेप्शन, आपको परसेप्शन है, आपका प्रत्यक्षण है कि यूपीएससी एक टफ एग्जामिनेशन है, किसी के लिए आसान हो सकता है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि अलग अलग शरीर, अलग अलग मानसिकता, उस पर निर्भर करता है कि किसी का संज्ञान कैसा है। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे। इसमें कहा जाता है कि जो स्टैनली शेक्टर और जेरोम सिंगर है, ठीक है, ये दो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? संवेगों के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत संवेगों के दो अवयव हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो इमोशन है, जो संवेग है, उसके क्या हैं? दो अवयव हैं। कौन कौन से हैं वो है शारीरिक उद्वेलन तथा संज्ञानात्मक लेबल। शारीरिक उद्वेलन आपको मालूम है कि जब आपकी बॉडी में अराउजल होता है, ठीक है, और संज्ञानात्मक लेबल क्या है वो देखते हैं। उनका कहना है कि हमारे संवेगों की अनुभूति हमारे तात्कालिक उद्वेलन के प्रति जागरूकता के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उनका यह भी विश्वास है कि हमारे संवेगों में शरीर क्रियात्मक समानता होती है। एग्जाम्पल दिया है कि आपका हृदय उस समय तेजी से धड़कता है जब आप उत्तेजित, भयभीत या क्रुद्ध होते हैं। ठीक है, किसी संवेगात्मक अनुभव के लिए उद्वेलन की चेतन व्याख्या की आवश्यकता होती है। अब इसको हम समझते हैं। उन्होंने क्या कहा कि दो लेबल हैं, दो अवयव हैं, शारीरिक उद्वेलन तथा संज्ञानात्मक लेबल। उन्होंने कहा कि संवेगों की अनुभूति, मतलब जो भी इमोशन आप फील कर रहे हैं वो क्यों होता है? क्योंकि तात्कालिक उद्वेलन होता है। ठीक है, किसी ने आपको मान लीजिए मारा है ना, आपकी गलती नहीं है फिर भी मारा, आप रोने लगते हैं, आपका जो रोने का जो इमोशन है, आपका संवेग है, वो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कोई डांटता है आपको फ्री में तो आपको रोना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि डांटने पर रोना है ना, ये आपका तात्कालिक उद्वेलन है। ये अभी की बात नहीं, आपके बचपन की बात हो रही है कि जब आप ऐसा करते होंगे। ठीक है, तो क्या है, हमारे संवेगों में शरीर क्रियात्मक समानता होती है। ठीक है, अब कोई भी रोएगा तो बनी बात है उसकी आंखों में आंसू आएंगे, आंखों से पानी आएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि हंसते, ठीक है, हंसते हंसते आंसू आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर रोने में ही आंसू आते हैं, या फिर आप प्याज काट रहे हो। ठीक है, संवेग से समझ गए आप। अब आगे देखते हैं कि आपका जो हृदय उस समय तेजी से धड़कता है जब आप उत्तेजित, भयभीत या क्रुद्ध होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत तेज़ जिम करके आ रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या होगी? एकदम अराउज्ड होगी, उद्वेलन में होंगे आप, एकदम उत्तेजित होंगे आप। या आप डरे हुए होंगे तो भी नहीं, दिल धड़कता है कि अगर आपने शेर देख लिया सामने, या फिर आपने भूत देख लिया, या फिर अगर आप गुस्से में हो, ठीक है, किसी ने आपका पेन चुरा लिया या फिर किसी ने आपके 500 रुपये चुरा लिए, ठीक है, तब भी क्या होता है? आपका हृदय तेज़ी से धड़कता है। या मान लीजिए आप पीडीएफ चेक कर रहे हैं और पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख रहे हैं, तब भी आप जो संवेग फील करते हैं, अब आप शायद समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि समानता किस प्रकार से होती है। ठीक है, आप शरीर क्रियात्मक रूप से उद्वेलित होते हैं तथा बाह्य वातावरण का इस आशा से अवलोकन करते हैं कि इस उद्वेलन की व्याख्या कर सकें। इस प्रकार उनका मत है कि किसी संवेगात्मक अनुभव के लिए उद्वेलन की चेतन व्याख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप जो संवेगात्मक अनुभव कर रहे हैं, जो इमोशन फील कर रहे हैं, उसके लिए क्या है? एक उद्वेलन है ना, कि आप गुस्से में हैं, आप चिढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, इस तरह की बातें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक। यह है शेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत। प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक से क्या होगा? संज्ञानात्मक लेबल मिलेगा और शरीर क्रियात्मक उद्वेलन होगा, जिससे क्या होगा? आपको संवेग का अनुभव होगा। ये प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक क्या है? ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं, शरीर में क्या उद्वेलन होगा? आंसू आएंगे। संज्ञान क्या होगा कि अच्छा पिछली बार डांट पड़ी थी, तो आपके संज्ञान में, आपके प्रत्यक्षण में, आपकी स्मृति में और आपकी व्याख्या में क्या होगा कि जब भी कोई डांट रहा है तो रोना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? संवेग का अनुभव करेंगे। आप रोने का वाला जो इमोशन होगा, आपका जो संवेग होगा करुणा का, है ना, स्वयं के प्रति, वो आप अनुभव करेंगे। ठीक है, और जो आपके पिताजी हैं, ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, आपके जो पिताजी हैं उनमें भी होगा कि आपको डांट रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी तरफ उंगली उठा के बात करेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए बचपन में छोटे हैं तब की बात हो रही है, वो उंगली उठा के बात करेंगे। ठीक है, उनकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, वो भी कुछ इमोशन फील कर रहे हैं, वो गुस्से वाला, क्रोध का फील कर रहे हैं, तो यही बात है, उनके जो हृदय की गति है वो तेज़ हो जाएगी। अब शायद आप समझ गए होंगे, ये किसने कहा? शेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत।
अब देखते हैं क्या शेक्टर सिंगर ने क्या किया 1962 में, ठीक है, जब हम चाइना से लड़ाई कर रहे थे तब क्या किया, प्रतिभागियों को एपाइनफ्राइन के इंजेक्शन दिए, एक ड्रग होता है उसके इंजेक्शन दिए। यह एक उच्च स्तर का उद्वेलन, मतलब आपकी बॉडी को क्या करता है, अराउज करता है, ठीक है, कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो नहीं आप देखा होगा ड्रग्स लेते हैं, क्यों, उसमें आपकी बॉडी को ढीला कर देता है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, आपको फील कराते हैं कुछ अलग लेवल की एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इन प्रतिभागियों से दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण करने को कहा गया, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि जो कि या तो उल्लासोन्माद या जो क्या कर रहे थे, रद्दी की टोकरी पर कागज़ फेंक रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, रद्दी की टोकरी पर कागज़ फेंकना, या फिर क्रोध, पैर पटकते हुए कमरे के बाहर जाना के द्योतक थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना है जो ये काम कर रहे थे। जैसा कि पूर्वानुमान किया गया, दूसरों के उल्लासोन्मादित एवं क्रोधित व्यवहार ने प्रतिभागी के स्वयं के उद्वेलन की व्याख्या को प्रभावित किया, ठीक है। इसको आपको कैसे समझना है कि आपको मान लीजिए एपिनेफ्राइन इंजेक्शन दिया और आपको बोला कि दूसरों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो एक थे खुश थे और एक थे गुस्से में थे, ठीक है। तो उन्होंने जो किया, इन्होंने क्या किया, पूर्वानुमान किया। इस बात का ध्यान रखें, क्या किया इन्होंने, पूर्वानुमान किया, कि उनको मालूम था कि ये ऐसा ही करेंगे, मतलब जिनको ड्रग दिया था उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, स्वयं के उद्वेलन की व्याख्या को प्रभावित किया। वो जो फील कर रहे थे, है ना, जो उनका अराउजल था उसको प्रभावित किया। जो खुश थे वो भी खुश हो गए और जो गुस्से में थे तो उनकी भी, और जो गुस्सा था वो बढ़ गया होगा, ठीक है। ये था क्या हमारा संवेगों के संज्ञानात्मक आधार। इसमें कौन कौन ध्यान रखना है हमको, शेक्टर तथा सिंगर, ओके। अब देखते हैं आगे। आगे है हमारे पास संवेगों के सांस्कृतिक आधार, ठीक है। हम संस्कृति जानते हैं, भारतीय संस्कृति, उसकी बात करते हैं। संवेगों में संस्कृति की भूमिका का परीक्षण करेंगे हम, ठीक है। अधिकांश मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं और उन्हें सीखना नहीं पड़ता। किसी ने आपको बताया नहीं कभी कि बेटा ऐसे रो, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ऐसे गुस्सा करो, किसी ने आपको कभी ये नहीं बताया कि ऐसे चिढ़ो, ठीक है। ये कैसे हुआ वो देखते हैं। ये क्या होते हैं, सहज होते हैं, है ना, सबके समान, सबके पास एक समान होते हैं। और क्या होते हैं दूसरे, जन्मजात होते हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता। मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जैविक संबंध होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है कि गुस्से में जब आंखें आपकी बड़ी हो जाती है, या फिर हंसते हुए आपकी जो मुस्कुराहट होती है, या रोते हुए जो आंसू आते हैं, ये क्या होता है, जो आपके शरीर में क्या हो रही है, अभिव्यक्ति, आप शरीर से कुछ बता रहे हैं अपने, ठीक है। इसके लिए क्या बोला उन्होंने कि जैविक संबंध होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जन्म से दृष्टिहीन है, ठीक है, कोई देख नहीं पाता, वो भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं या माथे पर बल डालते हैं, ठीक है। जैसे आप हंसते हैं वैसे ही कोई दृष्टि बाधित है ना, दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन यहाँ मतलब ब्लाइंड से हो रहा है, ठीक है, कोई, हाँ, तो उनके क्या होता है, वो भी आपके जैसा ही मुस्कुराते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या देखा गया कि विभिन्न संस्कृति की तुलना करने पर, ठीक है, यह स्पष्ट होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब आपका जो इमोशन है इसमें जो अधिगम है, अधिगम मतलब लर्निंग, आप जो सीखते हैं उसकी भूमिका भी होती है। वो देखते हैं कैसे। सांस्कृतिक अधिगम संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। इसका मतलब आप जो इमोशन अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना, सांस्कृतिक अधिगम मतलब आपके जो समाज में, आपकी जो संस्कृति में लर्निंग है, ठीक, जो आप सीख रहे हैं, संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम क्या है। कुछ संस्कृतियों में मुक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियां मॉडलिंग तथा प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे है कि मान लीजिए आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ की आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कैसा कल्चर है, कैसी संस्कृति है, ठीक है, हर कुछ फ्रीनेस है वहाँ पे, ठीक है, लड़का लड़की साथ में घूम सकते हैं। और अगर तुलना की जाए भारत में तो ये कम है, ठीक है, मतलब पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत धीरे धीरे बदल रहा है लेकिन कम है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे बोला जाता है कि आप अपने इमोशन, आपको जो संवेग है इसको अभिव्यक्त करें खुल के। अगर आप अपने बॉस से नाराज़ हैं तो बता दें कि हम नाराज़ हैं आपसे, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय में क्या होता है, लोग दब दब के रहते हैं और फिर अंत में जाके उसका बड़ा नुकसान होता है। ये हुआ संस्कृति का पहला, ठीक है। और क्या होता है, मॉडलिंग तथा प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती है, ठीक है। कैसे, आपने देखा कि आपके घर में आपका बड़ा भाई है, ठीक है, तो वो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, है ना,
तो वो देखते हैं कि वो टीचर के सामने क्या है, सहमे सहमे से हैं, ठीक है, चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। भले ही घर में आपको मारते हो लेकिन वहाँ बोलते नहीं हैं। तो आपने क्या किया, आपने भी उनसे सीख लिया कि आपकी जो संवेग है, जो इमोशन है, वो टीचर के सामने दिखाना नहीं है फुल, ठीक है। घर में आके पूरा सब दिखाना है रंग रूप, लेकिन टीचर के सामने आपको कैसे रहना है, सहज रहना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अधिगम उन उद्दीपकों पर बहुत निर्भर करता है जो कि सामवेगिक प्रतिक्रियाएं जनित हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय, दुर्भीति प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने यह भय मॉडल, प्राचीन अनुबंधन या परिहार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए कि मान लीजिए आपका हो गया बाइक से एक्सीडेंट, ठीक है, तो अगली बार आप जब भी बाइक चलाएंगे उस स्पीड से, उस तेज़ी से या फिर उस रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, आपको डर लगेगा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये तो छोटा सा एग्जांपल है। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोगों को क्या होता है, फोबिया होता है, ठीक है, पानी का फोबिया, ऊंचाई का फोबिया, है ना, अंधेरे का फोबिया। तो वो क्यों होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा होता है, कहीं ना कहीं देखा होता है कि अच्छा ये डर होता है। हाइट वाला जो डर है, किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना, 5 मंजिल भी उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा लगता है। तो कैसे कैसे सीखते हैं वो, मॉडलिंग से। मॉडलिंग क्या होती है कि आपको 10 लोगों को दिखाया जाएगा कि जो एक जैसा व्यवहार करते हैं, है ना, उन 10 लोगों को क्या करेंगे, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर। तो आपका भी क्या होगा, ऊंचाई से डर। जैसे आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी मॉडलिंग होती है, ठीक है। पान मसाले का आपको ऐड दिखाते हैं और आप भी जाके पान मसाला खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की मॉडलिंग होती है। तो जिससे क्या निर्माण होती है, जो आपकी सामवेगिक प्रतिक्रियाएं हैं, है ना, वो जनित होती हैं। कैसे, लर्निंग से। आपने जो देखा आप वही करेंगे, ठीक है। कोई अगर एक्टर एक्ट्रेस अगर मान लीजिए गन्ने का रस का ऐड करने लगे तो आपको नहीं लगता कि देश में गन्ना उत्पन्न की बढ़ जाएगी तादाद और लोग ज़्यादा गन्ने का रस पिएंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि लर्निंग, है ना, मॉडलिंग जिसे कहा जाता है। तो ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसको कर सकते हैं गन्ने के रस को, और आप भी पीजिए गन्ने का रस ताकि आप रहे तंदुरुस्त। ओके, अब देखते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति, है ना। अभी हमने देख लिया संवेग क्या होते हैं, इमोशन, ठीक है, आपने फील तो किया, अंदर मन में है आपके, ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे आप, अब अभिव्यक्त करेंगे नाटक के माध्यम से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आपको कभी चिड़चिड़ा होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी हंसते हो, कभी खुशी होती है, ठीक है। तो इस पर हम ध्यान देते हैं। चलिए, संवेग क्या है, एक आंतरिक अनुभूति होती है जिसका दूसरे सीधे प्रेक्षण नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आप इमोशन, आपका संवेग तो आएगा आपको, ठीक है बेटा आज बोल लो, कल हम बताएंगे, ठीक है, इमोशन आएगा। लेकिन कोई जो दूसरा देख रहा है उसके सामने क्या लग रहा होगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। मन में आपके चल रहा है गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप ऐसा तो बता ही सकते रिश्तेदारों को कि हमको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब आपकी खैर नहीं। तो संवेगों का अनुमान उनके वाचिक या बोलने से तथा अवाचिक अभिव्यक्तियों के द्वारा भी होता है। जो हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज की बात, वो अब होगी। अभिव्यक्तियाँ संचार माध्यम का कार्य करती हैं, ठीक है। आपका चेहरा देख के लोग बता देते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, तथा इनके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करने तथा दूसरों की अनुभूतियों को समझने में समर्थ होता है। आप किसी को देख के बता सकते हो कि वो गुस्से में है या खुश है या हंस रहे हैं या रो रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही आपके साथ भी लोग करते होंगे आपको देख के, ठीक है। अब देखेंगे संस्कृति एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति। ये क्या होती है, संस्कृति मतलब कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, और संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस तरह से हम अपने इमोशन प्रस्तुत करते हैं ना। अभिव्यक्ति मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, भय में क्या हो रहा है, ये लड़का देखिए इसको, क्रोध में देखिए आंखें बड़ी हो गई, दांत पीस रहा है, हर्ष में क्या है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, कान ऐसे हो गए हैं, आंखें मुस्कुरा रही हैं, और दुख में देखिए आंखें एकदम छोटी हो गई हैं, भीनी भीनी हो गई हैं, आंसू गिर रहे हैं, ठीक है। तो वाचिक माध्यम में वाचिक शब्द आप जो बोल रहे हैं तथा बोलने की दूसरी विशेषताएं जैसे स्वरमान या पिच। अगर मैं आपसे चिल्ला के बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, लेकिन अगर यही मैं आपसे धीरे धीरे बात करूं और आपको कहूं कि इसको आराम आराम से समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं कि हमारा इमोशन कैसा है, ठीक है, कि आप गुस्से में हैं या हर्ष से बता रहे हैं, ठीक है। तथा बोली का ऊंचापन सन्निहित है, ये समझ गए आप। कोई चिल्ला के बोल रहा है तो गुस्से में होगा या क्रोध में होगा, कोई प्यार से बोल रहा है तो खुशी में होगा, ठीक है। भाषा की ये दूसरी अवाचिक विशेषताएं तथा कालिक विशेषताएं पराभाषीय कहलाती हैं। क्या कहती हैं इसको, पराभाषीय। कि भाषा तो ठीक है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मगधी में बात कर रहे हैं, हरियाणवी में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचापन नीचापन, गुस्से में तेज़ कम ज़्यादा, है ना, ये सब क्या है, पराभाषीय कहलाती है जो विशेषताएं हैं वो।
इसके बाद दूसरे अवाचिक माध्यमों में है ना, दूसरे जो माध्यम है उसमें क्या है, चेहरे के हाव भाव। आपके चेहरे के हाव भाव देख के मालूम पड़ जाता है कि आप किसी का खाना खाने गए हैं तो आपको पसंद आया है कि नहीं। या गतिक, मुद्रा, भंगिमा तथा शरीर की गति। ठीक है, आप मान लीजिए पैर फोल्ड करके बैठे हैं तो बताता है कि आप बोर हो रहे हैं, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तथा समीपस्थ व्यवहार भी निहित है। आप किसी कितना पास जाके बात करते हैं ये भी निर्भर करता है कि आप के हाव भाव कैसे हैं या आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने टीचर के साथ जितना क्लोज नहीं जाएंगे उतना आप अपने मित्र के साथ जाएंगे या अपने परिवार वालों के साथ जाएंगे। ठीक है ना, समीपस्थ मतलब निकट आने की बात हो रही है। चेहरे के हाव भावों में होने वाली अभिव्यक्ति सामवेगिक संचार का सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बैठे हैं सीट पे और आपके सामने बैठे हैं कोई और सीट में। ठीक है, आप दोनों आमने सामने बैठे हैं, आप दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी नहीं मुस्कुरा रहा है तो क्या आपको लगता है बातचीत आगे होगी, बढ़ेगी? शायद नहीं, 99% तो नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि बात करते हुए मतलब सामने बैठे हुए दोनों मुस्कुरा दिए तो क्या होगा, बातचीत अच्छी खासी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, चेहरे के जो हाव भाव हैं है ना, उनसे अभिव्यक्ति होती है, मालूम पड़ता है कि ये आदमी को, ये महिला को, ये पुरुष को, ये स्त्री को बात करना पसंद है या नहीं। ठीक है, आपका चेहरा इस प्रकार से बता देता है। तो चेहरे से अभिव्यक्त होने वाली सूचना का प्रकार है ना, कैसी सूचना होगी तथा मात्रा आसानी से समझ में आ जाती है। ये बात आप समझ गए होंगे, रोज़ की बात है। व्यक्ति के संवेगों का सुखद या दुखद होना, संवेग मतलब इमोशन। ठीक है, इसका सुख का इमोशन है या दुख का, उनकी तीव्रता चेहरे के हाव भाव से आसानी से प्रकट हो जाती है। आपको बताया ऊपर एग्जाम्पल में, पिताजी क्या है, गुस्से में हैं तो समझ में आ रहा है चेहरे से, आंखें बड़ी हो गई हैं, दांत खिसिया रहे हैं। और आप दुख में हैं तो बेचारे रो रहे हैं चुपचाप कोने में बैठ के। ठीक है, मुख की अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक है, तो मुख के अभिव्यक्ति क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका। आपको बताया ट्रेन का एग्जाम्पल। तो डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा, जो डार्विन भाई साहब थे, इनकी फ़ोटो आप गूगल कर लीजिएगा, डार्विन भाई साहब कौन थे। इन्होंने कहा कि मूल संवेग मतलब बेसिक इमोशन की मुख द्वारा अभिव्यक्ति जन्मजात तथा सार्वभौम होती है। क्या होती है, सार्वभौम होती है। कि आप जो बेसिक इमोशन है, कौन सा, हर्ष का है ना, खुश होना, भय, डर लगना, क्रोध, गुस्से में आना, विरुचि, नॉट इंटरेस्टेड, दुख है ना, दुखी होना और आश्चर्य। ठीक है, तो इंडिया का एक बच्चा दुख उसी प्रकार प्रकट करेगा जहाँ पे चाइना का बच्चा करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइना का बच्चा दुख में रोएगा, हंसेगा और हंसते टाइम रोएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये किसने कहा, ये कहा हमारे डार्विन भाई साहब ने कि जो मूल संवेग है वो क्या होते हैं, जन्मजात, हर कोई करेगा तथा सार्वभौम होंगे। शारीरिक गति संवेगों के संचार को और भी सरल बना देती है। आपकी जो शरीर की गति है ये क्या करती है, आपका जो इमोशन फील कर रहे हैं वो मालूम पड़ जाता है। गुस्से में आप तेज़ चलेंगे, ठीक है, लेकिन क्या कभी आप खुद से एक्सपेरिमेंट करिए, आप रोते हुए तेज़ चल के दिखाइए। हाँ ठीक है, कुछ केस हो सकता है, जैसे घर में कुछ अगर हो गया हो जो नहीं होना चाहिए या कुछ ऐसा केस हो सकता है, लेकिन कभी भी आपने किसी को मतलब दुख में है ना तेज़ चलते हुए नहीं देखा होगा। दुख में क्या करेगा, आदमी मुंडी नीचे फेंकेगा अपनी और आराम आराम से चहलकदमी करते हुए जाएगा। लेकिन गुस्से में क्या करेगा, वो तेज़ी से भागेगा, चोर के पीछे, गुंडे के पीछे। ठीक है, तो आपकी जो शारीरिक गति है बता रही है। ठीक है, अगर कोई धीरे चल रहा है मतलब दुखी है, कोई तेज़ चल रहा है मतलब खुश है या फिर गुस्से में है। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों। ठीक है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। आपने कभी अगर ये डांस देखे होंगे या आपके स्टेट में होता नहीं होगा वैसे, कि ये सब नीचे के डांस हैं। ठीक है, तो कथक देखा होगा आपने। और इन सब में क्या होता है, आपकी आंखें, टांगे, उंगलियां से क्या करते हैं, आप अपनी संवेग प्रकट करते हैं ना, संवेग अभिव्यक्त करते हैं, कैसा फील कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कृष्ण का डांस हो रहा है तो उसमें क्या करेंगी, जो महिला नाचेगी या नृत्य कर रही होंगी वो क्या करेंगी, अपने मुख से हाव भाव प्रस्तुत करेंगी। वो भी काफ़ी देखने लायक होता है, एक ना एक बार आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर की गति तथा अवाचिक संचार के नियमों का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो जज बैठा रहता है सामने, ये जज करने के लिए कि ये महिला ने अच्छा डांस किया या दूसरी महिला ने या तीसरी महिला ने, तो उन लोग क्या देखते हैं कि शरीर की गति कैसी है, शरीर कितनी चलायमान है, वो खुशी में चल रहे हैं या मतलब उनको डर लग रहा है इसलिए चल रहे हैं स्टेज पे। ठीक है, तो ये सब वो चेक करते हैं। इसी के साथ साथ संवेगों में अंतर्निहित प्रक्रियाएँ संस्कृति द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है, अब इसमें संस्कृति का खेल आएगा, है ना, आप जो इमोशन फील करते हैं उसमें। संप्रति शोध विशेष रूप से इस प्रश्न पर केंद्रीकृत है कि संवेगों में कितनी सर्वव्यापकता या सांस्कृतिक विशेषता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो संवेग है, ठीक है, इसमें
क्या पूरे विश्व के लोग एक जैसा संवेग फील करते हैं, एक जैसा इमोशन फील करते हैं, या कुछ विशिष्टता पाई जाती है? क्योंकि मुख का परीक्षण सरलता से किया जा सकता है, वह जटिलताओं से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बता सकता है ये। इसके लिए आपको ज्योतिष होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका बेसिक इमोशन बता सकता है कि आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से क्या है। तथा वह संवेग के आत्मनिष्ठ अनुभव तथा प्रकट अभिव्यक्ति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। तो आपका जो मुख है वो क्या करता है कि आप जो इमोशन फील कर रहे हैं, दुख में अंदर जो फील कर रहे हैं, है ना, और जो आप प्रकट कर रहे हैं सामने, उसके बीच की एक कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम आगे कैसे। आगे इस प्रकार से एक अनुभव किया हुआ संवेग अन्य अवाचक माध्यमों जैसे टकटकी लगाकर देखने, चेष्टा, पराभाषा तथा समीपस्थ व्यवहार इत्यादि से भी अभिव्यक्त होता है। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं, फ्लाइट में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको किसी से बात नहीं करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपकी साइड वाली कुर्सी जो है उससे आप थोड़ा सा सट के ऐसे बाजू में होकर बैठेंगे, ठीक है, या आप उनको घूर के देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई लग रहा है पसंद आ गया या आपको कोई लग रहा है कि आपको हानि पहुंचा सकता है, तो क्या करेंगे, आप उसको घूर के देखेंगे, ताकि क्या होगा, आपका जो संवेग है, आपका जो इमोशन है, अगर मान लीजिए आप अंधेरे में से कोई महिला है, अगर वो रात्रि में जा रही है, तो अगर वो किसी को घूर के देख दे, ऐसी भारतीय महिलाएं काफ़ी कम होती हैं जो ऐसा करती है, लेकिन सभी महिलाओं को ऐसा करना चाहिए कि रात्रि में मान लीजिए वो कहीं जा रही हैं किसी ज़रूरी काम से, या रोज़ भी अगर आती जाती होंगी, उसको रास्ते में अगर कोई पुरुष देखता है, गलत तरीके से कुछ बात करता है या करने की चेष्टा रखता है वो मनुष्य, तो इनको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इन्होंने किसी को घूर के देख दिया, तो क्या होगा, वो जो मनुष्य होगा, वो जो पुरुष होगा, उसके मन में भय उत्पन्न होगा कि जो महिला है ये क्रोध में है, टकटकी लगाकर हमको देख रही है, अगर हमने कुछ किया तो हमारी खैर नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सभी महिलाओं को करना चाहिए कि जब भी देखें ऐसा कोई आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, तो तुरंत एक्शन लें और वहीं ख़त्म कर दें। ओके, तो आप समझ गए, टकटकी लगा कर देखना, चेष्टा, पराभाषा तथा समीपस्थ व्यवहार, ठीक है। मान लीजिए कभी आप हमसे मिले तो हमारे बीच जो दूरी होगी वो आपके और आपके परिवार, आपके मित्रों के संबंध में दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप हमसे 2 फुट से बात करेंगे, लेकिन कोई आपका मित्र है, आपका साथी है, तो उससे आप आधा फीट, 1 फीट, डिपेंड करता है, उससे निकट होकर बात करेंगे। यहाँ देखिए, चेष्टा मतलब क्या है, शरीर की भाषा के द्वारा व्यक्त संवेगात्मक अर्थ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। वो देखते हैं कैसे। चीन में ताली बजाना आकुलता या निराशा का सूचक है। तो मान लीजिए अगर कोई ताली बजाता है चीन में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ निराशा, वो संवेग फील कर रहे हैं, ठीक है, उनको इमोशन जो है उनका वो निराशा का है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ताली कब बजाते हैं, जब खुश होते हैं या मज़ा आता है, कोई नाटक वगैरह देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ क्रोध को हंसी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आपने पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, तो जब उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, वो हंसते हैं। खैर वो तो एक डिसऑर्डर है ना, लेकिन चीन में क्या करते हैं, अगर क्रोधित हैं तो क्या करेंगे, वो हंसेंगे। मौन भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ अगर ऐसा कुछ अनपेक्षाकृत हो गया है तो क्या करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। भारत में गहरे संवेग, है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा दुखद घटना हो जाती है तो क्या होता है, सब चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन पाश्चात्य देशों में क्या होता है, व्याकुलता या लज्जा। अगर आप मौन हैं पाश्चात्य देश में जाके, ठीक है, तो क्या समझेंगे कि आपको शर्म आ रही है ना, या आप व्याकुल हैं, आपको उस जगह से भागने की इच्छा हो रही है, ठीक है। तो टकटकी लगाकर देखना भी सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। भारत में बात करें तो ऐसी कर सकते हैं हम कि अगर आप किसी को टकटकी लगाकर देख रहे हैं तो वह गुस्से में है, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। और लैटिन अमेरिकी तथा दक्षिण यूरोपीय लोग अंतः क्रिया कर रहे व्यक्ति की आंखों में टकटकी लगाकर देखते हैं। तो मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे की आंखों में बिना झिझके, बिना डरे देखेंगे, ठीक है। लेकिन एशियाई लोग, है ना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ वहाँ मीन्स बात करते करते कभी नीचे देखेंगे, कभी बाजू में देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। आपकी जो दृष्टि है उसको क्या करते हैं, परिधि पर केंद्रित, किसी अंतः क्रिया के दौरान दृष्टि को परिधि पर केंद्रित करते हैं, ठीक है ना, दूर से देखते हैं कि कभी उसकी शर्ट देखेंगे, कभी उसके बाल देखेंगे और इस तरह की बातें होंगी। लेकिन लैटिन अमेरिका और दक्षिण यूरोपीय में क्या होगा कि वो सीधे सीधे आंखों में देखेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। संवेगात्मक आदान प्रदान के दौरान शारीरिक दूरी विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक अर्थों को व्यक्त करती है, ठीक है। तो जब अमेरिकी लोग हैं क्या करते हैं, वो दूर से बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग क्या करते हैं, अरे हम तो तुम्हारे गले ही पड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कम दूरी में छूना या स्पर्श करना संवेगात्मक उष्णता या